हमने लास्ट क्लास में अपने पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क की दोनों केसेस कर लिए थे। जो मैकेनिकल वर्क है उसके दोनों हमने केसेस अपने पास पढ़ लिए थे, यानी कि वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर और वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम बात को अपने आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब आगे बढ़ाने के अंदर हमारे पास जो एक सिचुएशन है उसके अंदर मैं एक चीज़ समझाऊं कि ये है डेल्टा एच। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट। ऐसी है भाई, तो आपके पास एंथैल्पी है, बेसिकली एंथैल्पी को हम यहाँ पर डेल्टा एच कह रहे हैं। डेल्टा एच दो तरह के हो सकते हैं। डेल्टा एच कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। ये किसका माइक खुला हुआ है? कशफ नूर, बेटा माइक बंद कर लो कशफ। डेल्टा एच दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। सही है। डेल्टा एच की जो वैल्यूज होती है ना, यानी कि +286 किलो जूल्स पर मोल है या -286 किलो जूल्स पर मोल है, तो ये दो तरह की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। या तो ये प्लस में होंगी या फिर ये माइनस में हमारे पास होंगी। अगर ये प्लस में है तो समझ जाइए कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, और माइनस में है तो समझ जाइए कौन सा होगा। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिंदगी में कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के आगे आप डेल्टा एच की वैल्यू देखें, और वो डेल्टा एच की वैल्यू अगर अगरचे वो वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। और अगर नेगेटिव में है तो इसके मतलब वो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के सिनेरियोज के अंदर सिचुएशन क्या है कि भाई एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। बात यहां तक सबको समझ में आती है मेरी? यस जवाब तो सर। भाई जल्दी से। बात यहाँ तक सबको समझ में मेरी आ गई कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा और एंडोथर्मिक में क्या होगा। डेल्टा एच के दो तरह के साइंस हैं, इधर इट इज द पॉजिटिव और इट इज द नेगेटिव। तो ये डेल्टा एच अलग अलग नामों से अलग अलग हिसाब किताब से पुकारा जाएगा। हम इसको एक अलग अलग एंगल में देखेंगे अपने पास। बात समझ रहे हैं? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स ये कौन सा डेल्टा एच है? ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच है। अगर डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव होता है तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आपके पास हीट जो है वो इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आपके पास हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो हम जरा आगे चलते हैं। हम अपने पास, हमारे पास एक लॉ है, उसका नाम है हैसेस लॉ। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहले जरा मैं इसकी आपको शॉर्टली स्टेटमेंट बता दूं। हम स्टेटमेंट लिख लें इसकी, फिर उसके बाद हम इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन और इसको समझने की जानिब चलेंगे। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करूं मैं? हेडिंग डाल दी है सबने? स्टार्ट करें भाई स्टेटमेंट। यस सर। लिखिए, द हीट चेंज, द हीट चेंज, ब्रैकेट में लिख लो एंथैल्पी, द हीट चेंज एंथैल्पी, the heat change enthalpy in a chemical reaction, the heat change enthalpy in a
chemical reaction is the same whether it takes place whether it takes place directly whether it takes place directly in one or indirectly in several steps. Indirectly in several steps. यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. रिपीट कर रहा हूं एक बार. द हीट चेंज एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम whether it takes directly in one or indirectly in several steps. आगे चलते हैं जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की जानिब. आओ देख लेते हैं कहानी में क्या है. उसी मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग डाल देते हैं. अब मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में जो हैसेस लॉ ने बेसिकली हमें बताया, उसने कहा एक काम को आप करते हैं डायरेक्ट स्टेप में, एक सिंगुलर स्टेप में कर लिया, या उसी काम को आप करते हैं चार अलग अलग स्टेप्स को लगा के, पहले एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से फिर वही चौथी जगह. यानी मंजिल मकसूद, आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका लास्ट पॉइंट है, वो सेम है. दोनों सिचुएशंस में वो आपका लास्ट पॉइंट जो है वो सेम है. लेकिन एक आपने काम किया डायरेक्टली और एक आपने काम किया इनडायरेक्टली, तो इन दोनों के अंदर जो हीट ऑफ चेंज आएगा, एंथैल्पी होगी, वो आपकी सिमिलर होगी. लिखिए भाई, द Hass's law clears that the enthalpy in सर आपकी आवाज बहुत कट रही है. मैंने कहा द Hass's law, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ मेरे बोर्ड से देख के, बस मैं वही रिपीट कर रहा हूँ. द Hass's law clears that the enthalpy in one direct step is same as the reaction completes in several steps. क्या लिखी कहानी? मैंने कहा कि भाई हैसेस लॉ ये बात क्लियर करता है कि एंथैल्पी जो होगी इन वन डायरेक्ट स्टेप इज सेम एज द रिएक्शन कंप्लीट इन सेवरल स्टेप. एंथैल्पी दोनों साइड पर सेम होगी. मैं रिएक्शन बता दूं आपको. मिसाल के तौर पर मैंने कहा हम ए से जाते हैं डी पर, और ए से डी तक जाने में मेरे पास जो डेल्टा एच है वो ये है, डेल्टा एच. सही. ये है क्या मेरे पास? डायरेक्ट स्टेप. ये कौन सा स्टेप है मेरे बेटे? ये है डायरेक्ट. अब जरा इसी कहानी को दूसरे अंदाज में यहाँ देखते हैं. मैं ए से गया डी पर, मेरी डेल्टा एच ये थी. लेकिन अब ये तो डायरेक्ट स्टेप था ना, मैं इनडायरेक्ट चलूंगा. मैं ए से पहले गया बी पर, डेल्टा एच 1 हो गई. मैं बी से गया सी पर, डेल्टा एच 2 हो गई. मैं सी से पहुंचा डी पर, डेल्टा एच क्या हो गई? 3 हो गई. डेल्टा एच क्या हो गई? 3 हो गई.
ये चीज कॉपी डाउन करो अपने पास, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आगे कर लो, आगे कर लो ऊपर वाले को, तो इजीली रहेगा। तो इतना भी नहीं फंस जाओ। हाँ भाई, स्टार्ट करूँ कहानी को? जी सर। अच्छा, अब देखो, हमने एक केस बताया कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो एक सिंपली डायरेक्ट स्टेप में जा रहा है, ए से डी, ये डायरेक्ट स्टेप था। हम इस बारे में अब बात करने जा रहे हैं, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमने सेवरल स्टेप्स में किया। हमने लिख के दिखाया, ऑन दी अदर हैंड द substance A is converted into the, सर बोर्ड बोर्ड ब्लर है। बोर्ड क्या है बहुत, ब्लर है। इसमें मैं, इज इट गुड नाउ? अब कुछ बेहतर है सिमरन? मैं बाकी सबके पास भी ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। अब यहाँ जरा गौर से सुननी है बात। गलत दे रहे, गलत दे रहे पे, तुमने वो गलत उतारा ना बेटा, वो इसीलिए तो रखा था। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड द सब्सटेंस, हमने पहले बात की डायरेक्ट स्टेप में सब्सटेंस ए डायरेक्ट कन्वर्ट होकर सब्सटेंस डी में, हमने बता दिया। फिर हमने कहा कि ऑन दी अदर हैंड द सब्सटेंस ए इज कन्वर्टेड इनटू द सब्सटेंस डी, द सब्सटेंस ए इज कन्वर्टेड इनटू द सब्सटेंस बी डी, बट वी आर बी सी, हमारे पास ये गया बी सी और फिर आया आपके पास डी। ऐसी है, हमारे पास ए से पहले बी बना, फिर बी से फिर सी बना, फिर सी से हम किस में पहुंचे, डी तक पहुंचे। अब मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर हमने एंथैल्पीज इस्तेमाल की विथ द डेल्टा H1 डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 डेल्टा H। अब आप देख रहे हैं तीन डेल्टा H आ गए, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। हम ए से डी में गए थे तो डेल्टा H क्या था, सिंपल डेल्टा H था। जब मैं ए से बी में आया तो डेल्टा H कौन सा वाला है, जल्दी बता दो, डेल्टा H कौन सा वाला है? वन। फिर मैं बी से सी में गया तो डेल्टा H कैसा हो गया, ये दूसरी वैल्यू थी, डेल्टा H2। टू। फिर मैं सी से डी में गया तो डेल्टा H कैसा हो गया, डेल्टा H3 हो गया। अब ये थ्री। तीसरी डिफरेंट वैल्यू आई। मैं इस बात को समझाऊं आप इन दी एंड कहाँ पहुंचे, तो अकॉर्डिंग टू द, मैं यहाँ नीचे एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ, इस लाइन को जरा हाईलाइटेड करूंगा ताकि आप देख सकें। अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, हैसेस लॉ के मुताबिक कहानी क्या है कि डेल्टा H बराबर होगा, जो डेल्टा H मेन है वो बराबर होगा बाकी सबके समेशन के, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 एंड सो ऑन।
अकॉर्डिंग टू द हैसेस लॉ ये कहता है कि अगर आप एक प्रोसेस करते हैं इन अ सिंगल स्टेप, सो इट विल बी इन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, तो उसके अंदर कुछ चेंज इन हीट होगा, यानी कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी होगा। अगर उस सिंगुलर स्टेप के बजाय आप उसी प्रोसेस को करते तो हैं, लेकिन आप अलग अलग स्टेप्स में जाते हैं, आप ए से बी में पहुंचे, बी से सी में, सी से डी में पहुंचे, तो अलग अलग रास्तों में आपको ट्रैवल करके पहुंचना पड़ेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी चीज, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, मुझे इस जगह जाना है, जरा गौर से सुनना है भाई। मैं इस जगह पर हूँ, मुझे इस जगह जाना है, यहाँ तक जाने का जो रिक्शे वाला पैसे लेगा वो होंगे 100 रुपए। कितने होंगे वो? 100 रुपए। अच्छा, मैं नहीं गया यहाँ से यहाँ तक। अब सुनिए मैं कैसे गया। मैं पहले गया यहाँ से यहाँ, ये लगे 20 रुपए। फिर मैं यहाँ से गया यहाँ, ये लगे 30 रुपए। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, ये लगे 20 रुपए। और फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये लगे 30 रुपए। तो मुझे बताओ कितने पैसे हो गए? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना था, कितने पैसे लग रहे थे? 100। 100 रुपए। मैं नहीं गया, मैंने बोला नहीं हम चिंची में जाएंगे। हम चिंची में गए, मैं यहाँ से पहले यहाँ पहुंचा, कितने पैसे लगे मेरे? 20 रुपए। फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितने पैसे लगे मेरे? 30 रुपए। 30 और 20 कितने हो गए? 50। 50 रुपए। फिर यहाँ से मैं चला, यहाँ पहुंचा, तो मेरे लगते हैं 20 रुपए। कितने पैसे लगते हैं मेरे? 20 रुपए। 50 और 20 कितने होगा भाई? 70 रुपए। फिर यहाँ से मैं अपनी उस मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, तो मेरे कितने लग गए पैसे? 30 रुपीज लग गए। टोटल कितने पैसे लगे मेरे अलग अलग सेपरेट ट्रैवलिंग इन स्टेप्स में? 100 रुपए। और डायरेक्ट स्टेप में कितने लगे मेरे पैसे? 100। तो मुझे बताओ क्या दोनों में जो चेंज आया है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम आया है चेंज। तो इसी तरह से हैसेस लॉ भी कहता है कि आपके जो आप इनडायरेक्ट स्टेप्स के अंदर जो आपकी इंथैल्पी का चेंज आएगा, उनका जो सम होगा वो डायरेक्ट स्टेप की इंथैल्पी के बराबर होगा। बात यहाँ तक समझ में आती है? इनडायरेक्ट स्टेप में जो इंथैल्पीज में चेंज चेंज इन इंथैल्पीज होंगी आपकी, डेल्टा एच जो है उनका सम करो इनडायरेक्ट स्टेप्स वाली चेंज इन इंथैल्पीज का, वो बराबर होगा 1 स्टेप वाली इंथैल्पी के। बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बोर्ड कॉपी कर लिया सारा, मैं रब कर दूं? जी। यस सर, आप एक दफा रिपीट कर ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही थी। भाई बाकी बाकी सब बता दो जरा, सबकी आवाज कट, सबके आवाज कट कट के आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। सही आ रही है। तो सर क्लियर है। ये तो सिमरन अब तुम्हारे मसले, ये तो तुम्हारे नेट का मसला है। चलो खैर, बहरहाल बात हम ये कर रहे थे, हैसेस लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई काम करते हैं एक स्टेप में, उसमें कुछ चेंज आएगा, डेल्टा एच की वैल्यू बनेगी। और वही काम आप एक के बजाय 4 अलग अलग स्टेप्स में तोड़ तोड़ के करते हैं, ऐसी है, तो फिर उसमें क्या होगा? उन 4 तोड़े हुए स्टेप्स के अंदर जो एनर्जी का चेंज आएगा उन सबको मिला लो, वो एक स्टेप वाली एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। आपने देखा मैं ए से डी में गया, डायरेक्ट स्टेप था डेल्टा एच। मैंने 3 इनडायरेक्ट स्टेप्स करे, ए से बी में आया, बी से सी में गया, सी से डी में गया। एक इनडायरेक्ट स्टेप, दूसरा इनडायरेक्ट स्टेप, तीसरा इनडायरेक्ट स्टेप, 3 अलग अलग इनडायरेक्ट स्टेप्स करे। पहुंचा मैं कहाँ? पहुंचा मैं वही डी पर। पहुंचा मैं कहाँ पे? पहुंचा मैं वही डी पर। तो लेकिन इन तीनों स्टेप्स के अंदर सिचुएशन में हुआ क्या कि इन तीनों के अलग अलग डेल्टा एच बने, डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3। इन तीनों के डेल्टा एच के अंदर जब मैंने इन तीनों का सम लिया, तो वो सम बराबर आया किसके? ओवरऑल एनर्जी चेंज के, यानी कि ओवरऑल हीट चेंज के, एंथैल्पी के चेंज के बराबर आ गया। बात यहां तक समझ रहे हैं मेरी? सिमरन, अब आवाज सही आई? सिमरन माशाल्लाह से चली गई, बेहतरीन हो गया। अच्छा, बाकी सबने कॉपी डाउन कर लिया? मैं आगे बढ़ रहा हूँ जरा, एक एग्जाम्पल देनी है मुझे इसकी।
आज अब इसकी जरा एग्जाम्पल की जानिब चलते हैं। एक साइड हेडिंग डालने ना वेरिफिकेशन की। स्टार्ट करूं? देखो एक सिंपल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो वी विल गेट द सोडियम कार्बोनेट, वी विल गेट द सोडियम कार्बोनेट। एक सिंपल रिएक्शन। इसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी हुई है? इसके डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है? 90 किलो जूल्स पर मोल। इसका डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है? 90 किलो जूल्स पर मोल लिखा हुआ है। माइनस का 90 है ये, इसमें मैं माइनस लगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये एक सिंगल स्टेप है, डायरेक्ट स्टेप है कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और मेरे पास जनरेट हुआ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें डेल्टा एच मैंने ऊपर लिख के दिखा दी, हालांकि डेल्टा एच आखिर में लिखी होती है, मैंने यहाँ लिख दी हाईलाइट करने के लिए। -90 किलो जूल्स पर मोल है। आओ जरा चलते हैं अब आगे की जानिब। इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने रिएक्ट कराया, एक अलग स्टेप। अब एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब यहाँ नहीं जा रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्टेप पे चल रहा हूँ। ये डायरेक्ट स्टेप था, अब इनडायरेक्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराया, मेरे पास एक चीज बनकर तैयार हुई। वो क्या था? वो था NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार हुआ। अब इस मुकाम पे जो डेल्टा एच था वो था -49, -40, -49 किलो जूल्स था। इसको मैंने फिर रिएक्ट कराया और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। अब ये चीज इवेंचुअली पहुंच गई कहाँ? वापस से यहां पर जो डेल्टा एच है वो है माइनस का 41 किलो जूल्स पर मोल भी लगा देते हैं। मुझे बताओ डायरेक्ट स्टेप कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गेट द सोडियम कार्बोनेट विद द डेल्टा एच वैल्यू एज द -90 किलो जूल्स पर मोल। बात समझ रहे हैं आप मेरी? दिस इज द डायरेक्ट स्टेप, दिस इज द डायरेक्ट स्टेप। यहां तक बात क्लियर हुई सबको? पहले यस सर। अब इस डायरेक्ट स्टेप के बजाय मैंने क्या किया? मैंने कहा नहीं जाना, हमें डायरेक्ट स्टेप से काम नहीं करना, हम कुछ अलग फनकारी करेंगे। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। वहां पे देखो 2 है, एक्सेस थे यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और हमारे पास बन गया सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट बन गया। बात समझ में आप मेरी? अभी सोडियम बाइकार्बोनेट बना तो इसमें डेल्टा H1 आया। डेल्टा H1 क्या कहला रहा है? -49 किलो जूल्स पर मोल, -49 किलो जूल्स पर मोल कहला रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है, फिर इसे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो अब ये वापस क्या बन गया भाई? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम। और अब डेल्टा एच क्या आया? -41। तो अकॉर्डिंग टू द हैसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द हैसेस लॉ क्या था कि डेल्टा एच बराबर होता है
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। इससे आगे डेल्टा H हमारे पास क्या? इससे आगे है हमारे पास? 2 3 से आगे है हमारे पास क्या? नहीं सर। बताइए। डेल्टा H2 से आगे हमारे पास कुछ है? नहीं है। तो हम बस यहीं रुक जाएंगे। आओ देख लेते हैं। ये क्या है? माइनस का 90। डेल्टा H क्या था? माइनस का 90। बराबर रखो। दूसरी तरफ क्या है? डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है? बताओ मुझे। डेल्टा H1 -49। माइनस का 49 प्लस लगाया। डेल्टा H2 क्या है? माइनस का 41। -41। लाजमत है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये ब्रैकेट खुलेगा ना। आओ आगे देख लेते हैं क्या होगा। फिर फंस जाओ तुम लोग कभी। माइनस का 49 ऐसे ही था। ये ब्रैकेट खुला, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 41। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? मैथ्स में बता दो। प्लस। बता दो भाई, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है। तो यहाँ पे होगा प्लस। 49 प्लस 41 करो, आंसर क्या आएगा? 49। -90। क्या आएगा आंसर? 90। 90 आ जाएगा ना आंसर। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट से 90। और माइनस का 90। तो मुझे बताओ, क्या डेल्टा H और डेल्टा H1 और 2 क्या बराबर है या नहीं है? डेल्टा H की वैल्यू ये थी और इनका समेशन इसी के बराबर आया, या गलत कह रहा हूं मैं? बता दो भाई, सही है या गलत है? सही है। यहां तक कॉपी डाउन कर लिया सबने? जी सर। अच्छा, बस एक लम्हा रुकते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो अपनी कहानी में आगे। अपनी कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहानी में हम जो है वो आगे एक न्यूमेरिकल की जानिब चलेंगे। सही है। मीटिंग को जरा रीज्वाइन कर लेते हैं, 10 मिनट रह गए बेकार में, फिर न्यूमेरिकल के बीच में रुकना पड़ेगा। जिन जिन के इंटरनेट के भी मसाइल हो रहे थे उनका भी एक रीज्वाइन हो जाएगा। मीटिंग को जरा रीज्वाइन कर रहे हैं फौरन से। सही है भाई, फौरन रीज्वाइन कर लो, जल्दी से, फौरन, शाबाश।